हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। तो हमने पिछले क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा था जिसमें था जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वर्गीकरण पद्धति जिसे क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूहों तथा उपसमूहों में विस्थापित करने की प्रक्रिया है। प्राथमिक पद्धतियां कृत्रिम थी, उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ। तो वर्गीकरण पद्धति जिसे क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं उसे हम लोग 3 टाइप में बांट सकते हैं। तो वो 3 टाइप कौन कौन सा है? पहला है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति जिसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और तीसरा है जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डील करते हैं। फर्स्ट है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में वर्षी लक्षणों, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या पुमंग के आधार पर पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण किया गया है। कैरोलस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया था। यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ये वर्गीकरण आज प्रयोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति जिसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया गया है। पौधों की समानता निश्चित करने के लिए उनके सभी लक्षणों, विशेषताओं, पुष्प के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधों के आंतरिक संरचना जैसे शारीरिकी, भ्रूणिकी एवं फाइटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है। आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने जेनरा प्लेंटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण प्रायोगिक क्रियाओं के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। थर्ड है जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति। इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कुल एवं वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिससे उसके वंशानुक्रम का ज्ञान हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में माना जाता है कि एक प्रकार के टेक्सा का विकास एक ही पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग, क्रोमोसोम का आधार, रासायनिक अवयवों का उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया गया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। पहला है परपोषी बैक्टीरिया, दूसरा आद्य बैक्टीरिया। उत्तर ए, परपोषी बैक्टीरिया जिसे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। बी, आद्य बैक्टीरिया जिसे आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण तथा खानों में किया जाता है। प्रश्न 3, डाइटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? उत्तर, डाइटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति 2 भागों में विभाजित होती है। ऊपर की इपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डाइटम की कोशिका भित्ति एकत्र होकर डाइटोमेसियम अर्थ बनाती है। प्रश्न 4, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती है? उत्तर, शैवालों की प्रदूषित जल में अधिकांश वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है। यह मुख्य रूप से नीले हरे शैवाल द्वारा होती है। डाइनोफ्लैजिलेट जैसे गोनियोलैक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। प्रश्न 5, वायरस से वायरॉइड कैसे भिन्न होते हैं? उत्तर, वायरस तथा वायरॉइड में निम्नलिखित अंतर पाई जाती हैं।
जिसे हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है जबकि वायरॉइड आरएनए का बना होता है। वायरस में डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है जबकि वायरॉइड में केवल आरएनए पाया जाता है। पॉइंट 3 है, वायरस में प्रोटीन का कवच पाया जाता है जबकि प्रोटीन का कवच अनुपस्थित रहता है वायरॉइड में। 4 पॉइंट है, वायरस का आकार वायरॉइड से बड़ा होता है जबकि वायरॉइड का आकार वायरस से छोटा होता है। 5 पॉइंट है, वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं और जबकि वायरॉइड केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। तो ये है 5 अंतर वायरस और वायरॉइड में है। प्रश्न 6, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रोटोजोआ जंतु। ये जंतु प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी परपोषी सरलतम जंतु है। ये एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ये परपोषी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। इन्हें 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। फर्स्ट है अमीबीय प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार की अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका का कवच होता है। ये कूटपादों की सहायता से प्रचलन तथा पोषण करते हैं। एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबीय पेचिश रोग होता है। सेकंड है कसाबी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इसके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल होती है। प्रचलन तथा पोषण में कसाब सहायक होता है। ट्रिपैनोसोमा परजीवी से निंद्रा रोग, लिस्मानिया से कालाजार रोग होता है। अमीबा अपना मूवमेंट सूडोपोडिया के जरिए करता है। इसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये अपने फूड वैक्यूल से फूड को अब्सॉर्ब करता है। थर्ड है पक्षाम्बी प्रोटोजोआ, जिसे सीलिएटेड प्रोटोजोआ कहते हैं। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अधिकांश पक्षाम्ब पाए जाते हैं, यानी सीलिया पाया जाता है। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इसमें अस्थायी कोशिका मुख तथा कोशिका गुद पाई जाती है। पक्षाम्बों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पाया जाता है। उदाहरण पारामीशियम, ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ का उदाहरण है। लास्ट है स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ये अंततः परजीवी होते हैं। इनमें परचलांक का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आवरण होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग से मानव आबादी पर कुप्रभाव पड़ा था। ये स्ट्रक्चर पारामीशियम का है जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर पारामीशियम का है जिसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रश्न 7, पादप 100 पोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी हैं? उत्तर, कीटभक्षी पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस आदि आंशिक परपोषी है। ये पौधे हरे तथा 100 पोषी हैं परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 8, शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है? उत्तर, लाइकेन में शैवाल व कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवालांश तथा कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं। शैवालांश भोजन निर्माण करता है जबकि कवकांश सुरक्षा एवं जनन में सहायता करता है। प्रश्न 9, कवक जगत के वर्णों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। कवक की पोषण की विधि तथा जनन की विधि पर हम लोगों को तुलनात्मक विवरण देना है। उत्तर, पहले हम लोग देखेंगे पोषण की विधि, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग पोषण की दृष्टिकोण से करेंगे। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, होता है मृतोपजीवी या पूर्ण परजीवी। एस्कोमाइसिटीज होता है मृतोपजीवी या परजीवी, डिकम्पोजर या कोप्रोफिल्स। बेसिडियोमाइसिटीज मृतोपजीवी या परजीवी होता है, डिकम्पोजर्स होता है। प्रश्न 10, यूग्लिनोइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, यूग्लिनोइड के चारित्रिक लक्षण, पॉइंट 1, अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में पाए जाते हैं। नंबर 2, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नंबर 3, कोशिका भित्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीली आवरण पेलिकल पाई जाती है।
4 पॉइंट, इसमें 2 कसाब होते हैं, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा कसाब। पॉइंट 5, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पॉइंट 6, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतु की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण यूग्लिना। प्रश्न 11, संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। उत्तर, वायरस 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सियोमेरिस कहा जाता है। ये कैप्सियोमेरिस न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर एक जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधों तथा कुछ जंतुओं में वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु वायरसों में यह डीएनए के रूप में होता है। वायरस का संक्रमण करने वाला भाग आनुवंशिक पदार्थ है। वायरस आनुवंशिक पदार्थ निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला है द्विरज्जुकीय डीएनए, जिसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं, जैसे टी बैक्टीरियोफेज, हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी। दूसरा है ए रज्जुकीय डीएनए, जिसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं, जैसे कॉलीफेज। 3 पॉइंट है द्विरज्जुकीय आरएनए, जिसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं, रियो वायरस, ट्यूमर वायरस। 4 पॉइंट है एक रज्जुकीय आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे टीएमवी, खुरपक्का, मुखपक्का। 5 पॉइंट है पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस। वायरस से होने वाले रोग एड्स भी होते हैं, सार्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, पोटैटो मोज़ेक, ये सारे वायरस से होने वाले डिजीज हैं। प्रश्न 12, अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव है पर चर्चा करें। उत्तर, वायरस। इनकी खोज सर्वप्रथम इवानोविस्की 1892 ने की थी। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी छन जाते हैं। MWBJ रिंग ने 1898 में पाया कि संक्रमित पौधों के रस को स्वस्थ पौधों के पत्तियों पर रगड़ने से स्वस्थ पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें तरल विष या संक्रामक जीवित तरल कहा गया। WM स्टेनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। डार्लिंगटन ने 1944 में खोजा कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी मानते हैं। वायरस के सजीव लक्षण। पॉइंट 1, वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। पॉइंट 2, जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषक कोशिका में पहुंचकर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके 100 द्विगुणित करने लगता है और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेता है। इसके फलस्वरूप विषाणु की संख्या में वृद्धि अर्थात जनन होता है। पॉइंट 3, वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। पॉइंट 4, इनमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। पॉइंट 5, वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरणों तथा अन्य विद्युपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। वायरस के निर्जीव लक्षण। पॉइंट 1, इनमें एंजाइम्स के अभाव में कोई उपापचयी क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। पॉइंट 2, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव रहते हैं। पॉइंट 3, वायरस में कोशाअंगक तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं। 4 पॉइंट, वायरस को रवा के रूप में निर्जीवों की भांति सुरक्षित रखा जा सकता है। रवे की अवस्था में भी इनकी संक्रमण शक्ति कम नहीं होती है। तो ये था हमारे वायरस का सजीव और निर्जीव लक्षण, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वायरस ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, जिसे कनेक्टिव लिंक कहते हैं। ओके, तो आई होप कि ये सारा समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।